पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज। यह जो एज है पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज 5 लाख टू 10 लाख बीसी है ना, ईसा शताब्दी से 5 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व का काल अब हम लोग देखने जा रहे हैं। द वर्ड पैलियोलिथिक, वर्ड जो यह पैलियोलिथिक है, यह जो पैलियोलिथिक वर्ड है यह आपको डिराइव्ड हुआ है किससे? इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से यह पैलियोलिथिक वर्ड बना है। एक वर्ड है आपका पैलियोज जिसका मतलब होता है ओल्ड, मीनिंग ओल्ड, पैलियोज मीनिंग होता है ओल्ड, और दूसरा जो वर्ड है वह है लिथोज जिसका मीनिंग होता है स्टोन, जिसका मीनिंग क्या होता है? स्टोन। तो पैलियोलिथिक 2 वर्ड से बना है, एक आपका पैलियो जिसका मीनिंग होता है ओल्ड और दूसरा वर्ड है लिथोज जिसका मीनिंग होता है स्टोन। द सोर्सेज ऑफ अर्ली एविडेंस ऑफ दिस स्टेज, इस स्टेज के माने पैलियोलिथिक एरिया के, पैलियोलिथिक काल के जो सोर्स है वो क्या है, जहाँ से कि हम लोगों को इसके बारे में ज्ञान हुआ है, वो हैं आर द केव पेंटिंग्स। गुफाओं में जो पेंटिंग्स है ना, गुफाओं में पहले लोग पेंटिंग करते थे, वो पेंटिंग से हमें पता चलता है। एंड स्टोन इम्प्लीमेंट्स, और वो जो पत्थर जिसका कि ये लोग उपकरण बनाते थे, स्टोन इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के बहुत सारे क्षेत्रों में वो स्टोन खोजे गए हैं, वो स्टोन पाए गए हैं, उनसे ही या केव पेंटिंग और स्टोन से ही हमें पता चलता है उनके बारे में। द पैलियोलिथिक एज हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फेजेज, और इस पैलियोलिथिक एज को और आसानी से स्टडी करें इसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द स्टोन टूल्स, उनके द्वारा बनाए गए पत्थर, उन्होंने जो पत्थर बनाए थे है ना, उन्होंने जो पत्थर बनाए थे उस स्टोन टूल्स के नेचर के आधार पर है ना, और चेंज इन क्लाइमेट, और उस समय जो वातावरण में जो परिवर्तन हुआ उसके आधार पर ये जो लंबी सी जो अवधि थी पैलियोलिथिक एज 5 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व का है ना, बीसी पूर्व का, बीसी का, वो पीरियड को 3 भाग में बांट दिया गया। फर्स्ट पीरियड जो है वह है लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकंड पीरियड जो है वह है मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक एज को कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज को कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक एज इसे कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। तो 3 भाग में इसका डिवीजन हुआ। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे किसे? लोअर पैलियोलिथिक एज को। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर कवर्ड विथ आइस, पृथ्वी के अधिकांश भाग जो थे ना वह आइस, बर्फ के ढके हुए रहते थे। किससे ढके रहते थे? आइस से ढके हुए थे। मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ जो थे वो आपको आइस से ढके हुए थे। एंड द क्लाइमेट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, और उस समय का जो क्लाइमेट था, वातावरण जो था वह बहुत ठंड था, क्योंकि जहाँ भी देखो वहाँ बर्फ, जिधर देखो उधर बर्फ है ना। द लोअर पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज द आइस एज और प्लीस्टोसीन पीरियड, और इस पीरियड को हम लोग ऑल्सो कहते हैं क्या? आइस एज, नहीं तो कहते हैं प्लीस्टोसीन पीरियड, प्लीस्टोसीन काल है ना। इस पीरियड का 2 नाम और है। लोअर पैलियोलिथिक एज जो है इसका 2 नाम और है। कौन कौन है? फर्स्ट नाम है आइस एज है ना, आइस एज, हिम युग, इस युग को कहते हैं हिम युग। इस समय मानव जो रहते थे ना वह महामानव थे है ना, आइस एज। प्लीस्टोसीन पीरियड, और दूसरा इसका नाम है प्लीस्टोसीन काल। तो लोअर पैलियोलिथिक एज के 2 नाम भी आपको याद रहने चाहिए, एक आपका आइस एज है और दूसरा कौन सा है? प्लीस्टोसीन पीरियड।
द मोस्ट कॉमन स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड वेयर द हैंड एक्सेज। और इस समय का सबसे आम औजार जो था, सबसे मेन औजार जो था वो कुल्हाड़ी। आजकल जो हम कुल्हाड़ी देखते हैं ना, वही कुल्हाड़ी था, लेकिन आज की कुल्हाड़ी जो है वह लोहे की बनी हुई है। आज की कुल्हाड़ी जो है वह लोहा का रहता है ना। तो और लेकिन उस समय की जो कुल्हाड़ी जो थी वो किस चीज़ की थी? पत्थर की, है ना। किस चीज़ की थी? पत्थर की, क्योंकि वो तो स्टोन एज है। दे वेयर मेनली यूज्ड फॉर चॉपिंग ट्रीज, जिसकी मदद से वो पेड़ों को काटते थे, एंड हंटिंग एनिमल्स, और जानवरों का शिकार किया करते थे। दीज टूल्स वेयर ऑल्सो कॉल्ड चॉपर्स, और इसी टूल्स को ऑल्सो क्या कहते थे? चॉपर्स भी कहते थे। किसको? हैंड एक्सेस को। हैंड एक्सेस का दूसरा नाम क्या है? चॉपर्स। उस समय का मेन जो लोअर पैलियोलिथिक एज का जो मेन आपका औजार था वह क्या था? हैंड एक्सेस, चॉपर्स। और कैसा होता था चॉपर्स? जो देखिए यही चॉपर है, इस तरह का चॉपर होता था उस समय का, है ना। कुछ नुकीला पत्थर का बना दिया। और ये लोअर पैलियोलिथिक एज का दूसरा नाम है आइस एज, या क्या नाम है? प्लीस्टोसीन पीरियड। देख लिया उस समय का कुल्हाड़ी, आज का कुल्हाड़ी नहीं है। ये 5-10 लाख वर्ष पूर्व की बात है ना। 5 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व की बात है, उस समय की ये बात है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। क्या देखेंगे? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, पुरातात्विक खोजें। आर्कियोलॉजिकल मीन्स क्या होता है? पुरातात्विक। क्या होता है? पुरातात्विक। और फाइंड्स मतलब हो गया खोज। फाइंड्स मतलब हो गया खोज। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, पुरातात्विक खोज। दीज टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया। ये जो टूल्स जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो इंडिया में कहाँ खोज हुए? इन द वैली ऑफ द सोन इन पंजाब। आपको पंजाब की सोन घाटी में, वैली ऑफ सोन इन पंजाब, पंजाब की सोन घाटी में, नाउ इन पाकिस्तान, जो कि आज पाकिस्तान में चला गया है। जो यह सोन घाटी है जो आज कहाँ है? पंजाब घाटी में है, वहाँ खोजा गया, देखा गया। कौन सा चीज़? ये वाला पत्थर, चॉपर्स। एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा, और नर्मदा नदी के किनारे, है ना। बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के तट पर। बैंक्स मतलब क्या होता है? तट। बैंक मतलब ये बैंक नहीं जिसमें कि आप पैसा लेने जा रहे हैं, ये बैंक्स है। किसका? ऑफ रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा का बैंक्स, यानी नर्मदा नदी का तट। इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा पर भी पाए गए। सिमिलर टूल्स हैव बीन फाउंड इन वेस्टर्न एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका टू। और इसी तरह के औजार आपको वेस्टर्न एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी खोजे गए हैं, पाए गए हैं। अब देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स इन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा क्या? पाया, पुरातत्वविदों ने निर्माण के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार के पत्थरों के औजार की खोज की, है ना। उन्होंने पाया कि अलग अलग निर्माण के चरण में अलग अलग तरह के पत्थर हैं, है ना। और वहाँ कई जगह ऐसा है जहाँ की यही पत्थर के औजार ही बनते हैं। वहाँ क्या होते हैं? प्रोडक्शन हो रहे हैं स्टोन टूल्स का। किसका? स्टोन टूल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। सच साइट्स आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स। जैसे आज जहाँ कोई चीज़ बनता है उसको क्या कहते हैं? फैक्ट्री। तो वो जहाँ पर कि आपका औजार निर्माण हो रहा है पत्थर का, वैसे साइट्स को फैक्ट्री साइट्स कहते हैं, है ना। हैबिटेशन, हैबिटेशन, हैबिटेशन मीन्स हो गया निवास स्थल। हैबिटेशन मीन्स निवास, साइट्स स्थल। हैबिटेशन साइट्स निवास स्थल आर द प्लेसेज, जगह हैं। हैबिटेशन साइट्स आर द प्लेसेज, हैबिटेशन साइट जगह हैं वेयर दीज पीपुल लिव्ड फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ कि वे लोग रहते थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे और पत्थरों का औजार बनाते थे, उनके रहने के जगह को कहते हैं क्या? निवास स्थल, जहाँ पर वे रहते थे।
समटाइम्स अ साइट मे हैव फंक्शनड बोथ एज ए फैक्ट्री एज वेल एज हैबिटेशन साइट। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कुछ समय के लिए कि कुछ समय पर के लिए लोग वहाँ जहाँ रहते हैं वहीं पत्थर के औजार बनाते हैं, है ना। कुछ जगह पर पाया गया क्या कि हैबिटेशन साइट्स अलग है और फैक्ट्री साइट्स अलग है। कौन कौन से साइट्स? हैबिटेशन साइट्स। हैबिटेशन साइट्स कहने का अर्थ हो गया रहने का जगह, ठीक है। और फैक्ट्री साइट्स हो गया कहाँ? जहाँ की औजार बन रहा है, किस चीज़ का? पत्थर का। और हैबिटेशन साइट्स क्या होते थे? अलग होते थे। लेकिन बहुत सारे कुछ जगहों पर देखा गया कि हैबिटेशन साइट्स और फंक्शन साइट एक ही जगह पर है, तो दिस वाज कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो उसे कहा गया क्या? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बोला गया। इसे आवास सह फैक्ट्री स्थल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आवास सह फैक्ट्री स्थल, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, जहाँ पर लोग रहते भी हैं और वहीं पर पत्थरों के औजार बनाते भी हैं। अब हम लोग आइए देखते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी कहने का अर्थ हो गया मध्य पुरा पाषाण काल। मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरा पाषाण काल। The principal tools of this age were the various types of scrapers and borers made of stone flakes। इस युग का मुख्य औजार पत्थर के टुकड़ों से बने विभिन्न प्रकार के खुरेचने और छेदने वाले औजार थे। क्या थे? स्क्रैपर्स थे। इस काल में लोगों को स्क्रैपर्स बनाना आ गया था। क्या बनाने आ गया था? स्क्रैपर्स। एंड बोरर्स, जिसकी मदद से छेद कर सकते हैं ना। स्क्रैपर्स, जिसकी मदद से खुरेच सकते हैं, किसी चीज़ को खुरेचने और छेद करने वाले भी पत्थर के औजार ये लोग बनाने लगे। और उनके औजार स्क्रैपर्स और बोरर्स भी पत्थर के कुछ इस तरह के रहते थे। दीज टूल्स वेयर शार्प, और ये जो टूल्स थे जो थोड़े नोकीले रहते थे। द क्लाइमेट वाज स्टील कोल्ड क्लाइमेट, अभी भी ठंड ही था। बट नॉट सर्व एज बिफोर, लेकिन उतना ठंड नहीं था जितना कि आपको प्री हिस्टोरिक पैलियोलिथिक एज में था। जितना कि आपको यह जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसमें ज़्यादा ठंड था, बहुत ठंड रहती थी, पूरा आइस ही जमा रहता था लोअर पैलियोलिथिक एज में। लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक एज में थोड़ा सा अब ठंड कम रहने लगा था, ठीक है ना। इट मे बी कॉल्ड द मिडिल फेज ऑफ द आइस एज, और इसे इसलिए हम लोग कहने क्या लगे? मिडिल फेज ऑफ आइस एज। मिडिल फेज ऑफ आइस एज भी इसका नाम रख दिया गया। क्यों? क्योंकि यह मिडिल पैलियोलिथिक एज है। मिडिल पैलियोलिथिक एज का दूसरा नाम क्या है? मिडिल फेज ऑफ आइस एज। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। अब हम लोग देखते हैं आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, पुरातात्विक खोजें, है ना। इसकी भी स्टडी कर लेते हैं, पुरातात्विक खोजें की। दीज टूल्स वेयर ऑल्सो फाउंड इन द बेलन वैली ऑफ इलाहाबाद, प्रयागराज। और ये जो टूल्स हैं ये पाए गए कहाँ? आपको जो ये जो अभी आपने टूल्स पढ़ा है ना, आपने अभी क्या पढ़ा? टूल्स पढ़ा ना। कौन सा टूल्स पढ़ा? अभी देखा स्क्रैपर्स एंड बोरर्स, मिडिल पैलियोलिथिक एज। तो मिडिल पैलियोलिथिक एज के जो टूल्स थे वो पाए गए बेलन वैली ऑफ इलाहाबाद में, इलाहाबाद की बेलन घाटी में। वैली मीन्स होता है घाटी, VALLEY, वैली मीन्स घाटी। तो इलाहाबाद की बेलन घाटी, जिसे कि आज हम लोग प्रयागराज कहते हैं, है ना। इलाहाबाद में प्रयागराज है उस वही, तो वहाँ एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर, और नर्मदा नदी के तट पर भी ऐसे फाइंडिंग्स पाए गए। क्या पाए गए? मिडिल पैलियोलिथिक एज के
स्टोन टूल्स, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स। तो स्क्रैपर्स एंड बोरर्स कब पाए गए? मिडिल पैलियोलिथिक एज में। और आपने एक पढ़ा क्या? लोअर पैलियोलिथिक एज। इस समय क्या पाया गया? चॉपर्स, जिसे हैंड एक्सेज भी कहते हैं, है ना। तो इसके बाद हम लोग केस स्टडी देखते हैं, टेक्निक्स फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स। ये स्टोन टूल्स बनाने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते थे, वो टेक्निक के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। स्टोन टूल मेकिंग इन्वॉल्व बोथ प्लानिंग एंड टेक्निक लाइक एनी अदर क्राफ्ट। और ये जो टूल्स इन लोग बनाते थे, जैसे लगता है कि कोई प्लानिंग करते थे, और एक टेक्निक जैसे कि हम लोग क्राफ्ट बनाते हैं ना, क्राफ्ट का काम करते हैं ना, कागज़ का कोई चीज़ बनाते हैं, अलग अलग चीज़ बनाते हैं, वैसे ही ये भी तकनीक का उपयोग करते थे और शिल्प कला के ये जानकार थे। किस चीज़ में? स्टोन टूल बनाने में। एट फर्स्ट द पैलियोलिथिक मैन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द टूल इन हिज माइंड। सबसे पहले जिस टूल को बनाना है उसका पिक्चर वो सोच लेते थे दिमाग में ही, जैसे हम लोग सोच लेते हैं अच्छा ये बनाना है ना, कागज़ का ऐसा वाला फूल बनाना, वैसे ही एज पर द रिक्वायरमेंट के अनुसार। एंड देन ही इवॉल्व द टेक्निक, और उसके बाद उसके लिए वो टेक्निक इवॉल्व करते हैं कि इसको कैसे करें। टू गिव द पीस ऑफ स्टोन द डिजायर्ड शेप, कि इस स्टोन के पीस को कैसे वह मनवांछित शेप दे। ही मोस्टली यूज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट टेक्निक्स, वे निम्नतः टेक्निक का उपयोग करते थे। कौन कौन टेक्निक का उपयोग करते थे वो हम लोग देखते हैं। पहला तो वो यूज करते थे स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। एक टेक्निक को यूज करते थे जिसका नाम रखा गया है हम लोगों के द्वारा स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, पत्थर पर पत्थर तकनीक, है ना, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। ये फर्स्ट टेक्निक वो यूज करते थे। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में ही हेल्ड द स्टोन फर्मली इन वन हैंड, एक हाथ में किसी पत्थर को वो अच्छी तरह से पकड़ लेते थे। क्या करते थे? अच्छी तरह से, फर्मली मतलब मजबूती से पकड़ते थे। और विद द अदर हैंड, और दूसरे हाथ से ही हेल्ड अनदर स्टोन, दूसरे पत्थर को पकड़ते थे। विच वाज यूज्ड एज ए हैमर, जो कि आपके हथौड़ी की तरह यूज होता था। टू हिट द फर्स्ट स्टोन, और पहले पत्थर पर वो हिट करते थे। जिस पत्थर को उन्हें क्राफ्ट करना है, जिस पत्थर से उन्हें इच्छित उपकरण बनाना है, एंड क्राफ्ट इट इन द शेप ऑफ द डिजायर्ड टूल, जो टूल्स उन्हें चाहिए वो टूल्स उन्हें बनाना है, तो उस पर वो क्या करते थे? उस पर मारते थे हथौड़े की तरह, है ना, और उससे वह उस टेक्निक से वो औजार बनाते थे। तो पहला टेक्निक तो इनका बड़ा सिंपल टेक्निक था। दोनों हाथ में दो पत्थर ले लिए, एक वो पत्थर ले लिए जिससे कि हमें सामान बनाना है, कोई औजार बनाना है, और दूसरा एक हथौड़े वाला पत्थर ले लिए और उससे मार मार के पहले वाले हाथ में जो पत्थर है उसको वो आकार देते थे। तो दिस इज द स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। दूसरा जो टेक्निक उनका था वह था प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। कौन सा टेक्निक था? प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक यह उनका सेकंड टेक्निक था। इन दिस टेक्निक द कोर स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस एंड द हैमर स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन अ बोन रेस्टिंग ऑन द कोर स्टोन। इस युग के अब जो सेकंड टेक्निक है इनका प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक, इस तकनीक में कोर स्टोन को एक ठोस सतह पर रखा जाता था। कोर स्टोन वाज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस, एक कठोर सरफेस पर रख दिया जाता था, है ना, और हैमर स्टोन को कोर स्टोन पर टिक्की हड्डी पर रखा जाता था और हैमर स्टोन फिर उस पर चलाया गया। उस कोर स्टोन पर हैमर स्टोन से चलाएं। द फ्लेक्स रिमूव्ड फ्रॉम द कोर स्टोन वेयर द शेप्ड इनटू टूल्स, और स्टोन से निकाले गए टुकड़ों को फिर औजारों का आकार दिया जाता था। ठीक है ना, एक पत्थर का टुकड़ा लिया गया कोर स्टोन जिसे कहें, उसे
कठोर जगह पर रख दिया गया, दूसरा आपको लिया गया स्टोन जिसको कि आपको हथौड़े की तरह यूज किया जाने लगा और उससे टूल्स बनाए जाने लगे। थर्ड जो टेक्निक है उसे कहते हैं हम लोग फ्लिंट नैपिंग। क्या कहते हैं? फ्लिंट नैपिंग। थर्ड टेक्निक जो इन्होंने यूज किया वो है फ्लिंट नैपिंग। स्पीयर्स, स्पीयर्स मीन्स हो गया भाला, SPEARS, स्पीयर्स वेयर मेड थ्रू दिस टेक्निक। भाला जो है वो इसी टेक्निक से बनाया जाने लगा जिसको कि हम लोग आज के डेट में कहते हैं फ्लिंट नैपिंग। अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड स्टोन्स टू स्ट्राइक अ रॉक इन ए पार्टिकुलर वे causing the flakes to come off। प्रारंभिक मानव चट्टानों पर एक विशेष तरीके से पत्थर मारते थे जिससे कि चट्टान के टुकड़े उखड़ जाते थे। गए पहाड़ के पास, पहाड़ी के पास गए और वहाँ एक इस तरह से मारते थे दूसरा एक पत्थर से कि छोटे छोटे टुकड़े उखड़ के बाहर आते थे। द shaft ऑफ द स्पीयर वाज मेड ऑफ वुड। और भाले का डंडा बनाने के लिए लकड़ी यूज करते थे, है ना। भाला का जो डंडा जो था जिसे सैफ्ट कहते हैं, सैफ्ट कहते हैं, सैफ्ट ऑफ स्पीयर। भाला जो होगा, भाला नुकीला चीज़ होगा और इसका जो सैफ्ट होगा पकड़ने वाला लंबा सा डंडा, वह लकड़ी का बनाते थे। द स्पीयर पॉइंट वाज अटैच्ड टू ए शॉर्ट पीस ऑफ वुड नोन एज फोर सैफ्ट। और जो स्पीयर पॉइंट था, नुकीला वाला जो क्षेत्र था, वह अटैच होता था आपको लकड़ी से, है ना। तो जिस जगह पर वो अटैच होता था उसे कहते थे क्या? फोर सैफ्ट। जिस जगह पर आपको पत्थर और लकड़ी में अटैचमेंट होता था उसे कहते थे फोर सैफ्ट। दिस वाज देन fitted into a longer main shaft of wood making the entire tool to a two piece construction। और उसके बाद फिर एक लंबा सा लकड़ी में उसे ऐड कर दिया जाता था, है ना। इसके बाद इसे लकड़ी के एक लंबे मुख्य शाफ्ट में फिट कर दिया गया जिससे पूरे उपकरण दो टुकड़ों में बन गया। दिस वॉज यूजफुल, यह उपयोगी था, बिकॉज वेन द पॉइंट गॉट स्टक इन द एनिमल द फोर शाफ्ट कुड बी अलाउड टू फॉल ऑफ। यदि जानवर अपने, यह उपयोगी था, दिस वॉज यूजफुल, यह उपयोगी था, बिकॉज क्योंकि वेन द पॉइंट गॉट सक इन द एनिमल, जब बिंदु पशु में फंस जाता था, द फोर शाफ्ट कुड बी अलाउड टू फॉल ऑफ, तो आगे जो बंधा हुआ फोर शाफ्ट था वह अपने आप आगे से हट जाता था, है ना, गिरने का आदेश देता था। इफ द एनिमल मैनेज्ड टू रन अवे फ्रॉम द हंटर विद द फोर शाफ्ट स्टक इन इट्स बॉडी, द मेन शाफ्ट रिमेन्ड विद द हंटर। यदि जानवर अपने शरीर के आगे का हिस्सा फंसा होने के बावजूद शिकारी से भागने में सफल हो जाता था तो मुख्य हिस्सा शिकारी के पास ही रहता था, लेकिन आगे वाला फोर शाफ्ट जो था वह आपको जानवर में धंसा रहता था और इस प्रकार से वो शिकार करते थे। इस टेक्निक को कहते थे फ्लिंट नैपिंग टेक्निक। अब थर्ड जो पीरियड है वह है आपका अपर पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज का जो तीसरा काल जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है क्या? अपर पैलियोलिथिक एज। दिस पीरियड coincided with the final phase of the ice age। या आइस एज का क्या है? फाइनल एज है। जो बर्फ वाला एज है उसका यह फाइनल एज है। द क्लाइमेट हैड नॉट एट बिकम वार्म। अभी भी क्लाइमेट पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ था जैसे कि क्लाइमेट में आज हम लोग रहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ दिस पीरियड आर ब्लैडर्स एंड बुरिन्स। और इस समय का जो कैरेक्टरिस्टिक टूल है, विशिष्ट उपकरण जो है वह था ब्लेड एंड बरिन। इस प्रकार के ब्लेड्स और बरिन जो हैं वो इस समय के, इस काल के, है ना, उच्च पुरापाषाण काल के कैरेक्टरिस्टिक टूल हैं। क्लियर? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, दीज टूल्स हैव बीन फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। यह जो टूल्स है आपको पाया गया कहाँ?
छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर पठार में, प्लेट्यू मतलब होता है पठार, छोटा नागपुर पठार में यह पाए गए हैं। और इन झारखंड एंड सोरपुर डॉब इन कर्नाटका, और सोरपुर दोआब में पाए गए हैं। यह जो टूल्स है जो कि आप देख रहे हो, यह जो टूल्स है आपका अपर पैलियोलिथिक एज का जो टूल्स है, यह पाया गया है कहाँ हिंदुस्तान में, या भारत में पाया गया है झारखंड के छोटा नागपुर पठार और कर्नाटक के सोरापुर दोआब में, है ना। यह पाया गया है कहाँ, एक पाया गया है छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार इन झारखंड के छोटा नागपुर पठार में, और दूसरा पाया गया है सोरापुर दोआब कर्नाटका में, कर्नाटका के सोरापुर दोआब में पाए गए हैं। अब देखिए हम लोग पैलियोलिथिक कल्चर, पैलियोलिथिक पीरियड के हम लोग टूल्स तो देख लिए। पैलियोलिथिक को 3 भाग में बांटे थे, है ना, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, और तीनों काल के टूल्स को हम लोग अध्ययन किए, है ना। अब हम लोग उस समय के कल्चर को स्टडी करते हैं, पैलियोलिथिक कल्चर, पूरा पाषाण काल के संस्कृति। Our ideas about the lifestyle of the Paleolithic men are based mainly on archaeological evidences. पूरा पाषाण काल के मनुष्य की जीवन शैली के बारे में हमारे विचार मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही आधारित है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज मतलब पुरातात्विक साक्ष्य पर ही आधारित है। ये पीरियड ही है पैलियोलिथिक, यानी इस समय का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। These include skeletal remains of man and animals, things made by primitive man, his paintings on rocks and cave walls. तो इनमें आपको आता है क्या, इनमें आपको आता है जो आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उसमें पहला तो आपको आ गया स्केलेटल रिमेन्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स, मानव और जानवरों का जो कंकाल बचा हुआ है अवशेष, वो उसकी मदद से हम लोग स्टडी करते हैं। थिंग्स मेड बाय प्राइमिटिव मैन, शुरू के जो मैन है उन्हें प्राइमिटिव मैन कहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं। और हिज पेंटिंग्स ऑन रॉक्स, और उस समय उन्होंने पत्थरों पर, गुफाओं में, एंड केव वॉल्स, गुफाओं में और पत्थरों पर जो पेंटिंग्स बनाए है ना, कुरेद करके, उनकी अध्ययन करते हैं और उसी के द्वारा अनुमान लगाते हैं कि उनकी कल्चर कुछ इस प्रकार से रही होगी। सम ऑफ आवर व्यूज, कुछ हमारे व्यू है अबाउट द लाइफ ऑफ प्राइमिटिव मैन, प्राइमिटिव मैन की लाइफ के बारे में, कैन बी कन्फर्म्ड बाय ऑब्जर्विंग द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ टोडस इन नीलगिरी हिल्स एंड वॉन्जेज एंड जरावा इन द अंडमान आइलैंड्स। आदिम मानव के जीवन के बारे में, है ना, प्राइमिटिव मैन यानी आदिम मानव के जीवन के बारे में हमारे कुछ विचारों की पुष्टि नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा, नीलगिरी पहाड़ियों में टोडाज इन नीलगिरी हिल्स एंड, और अंडमान द्वीप समूह में ऑगेंस एंड जरावा जनजातियों के समूह के अवलोकन से ही की जा सकती है। हम लोग जो ये अध्ययन करते हैं उसकी कुछ पुष्टि जो हम लोग नीलगिरी पहाड़ी है, वहाँ टोडा जगह है, वहाँ से अंडमान द्वीप समूह में जो ऑगेंस और जरावा जनजाति के समूह आज मौजूद हैं, उनके अध्ययन से हम लोग इसकी पुष्टि कर सकते हैं। द सेंटिनेली ट्राइब, सेंटिनेली लोग, सेंटिनेली एक जनजाति है, सेंटिनेली ट्राइब, सेंटिनेली एक जनजाति है जो कि आपको अंडमान द्वीप पर पाए जाते हैं। ऑफ अंडमान मैनेज टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द किलर वेव्स ऑफ सुनामी इन 2004 because they use their own ancient methods of detecting the fury of the sea. सेंटिनेली लोग जो हैं उन्हें मालूम था
कि जो 2004 में सुनामी आई थी, उस सुनामी से खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि उन्होंने पूर्व अनुमान लगा लिया कि अब सुनामी आने वाला है, भयानक तूफान आने वाला है। ये इन्होंने विद्या पहले ही, बहुत पहले ही सीख ली थी। उसी से ये ट्राइब जो सेंटिनेली लोग हैं वो अपने को बचाएं। द सेंटिनेलीज आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द नॉर्थ सेंटिनेल आइसलैंड्स इन अंडमान। सेंटिनेली जो लोग जो है वो नॉर्थ सेंटिनेल आइसलैंड पे रहते हैं, अंडमान में। दे आर द वर्ल्ड्स ओनली पैलियोलिथिक पीपुल सर्वाइविंग टूडे दैट हैव रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ये दुनिया के एकमात्र जनजाति है, आपको यह जो है, ये लोग जो है दुनिया की एकमात्र जनजाति हैं जो कि पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीपुल हैं, और तब से इनकी जाति आज भी जीवित है। ये जो जाति है सेंटिनेली लोग, ये क्या है, पैलियोलिथिक पीपल हैं। उस समय से इनकी पीढ़ियां आज भी सेम उसी तरह से रह रही है, जैसे कि आज से 10 लाख वर्ष पूर्व ये लोग रहते थे, वैसे ही रह रहे हैं। और इनकी जनजाति आज भी सरवाइव कर रही है। यह एकमात्र है जो कि अंडमान द्वीप पर रहते हैं। दे हैव नो कॉन्टैक्ट विथ एनी अदर ग्रुप, इनका और कम्युनिटी, इनको किसी भी दूसरी ग्रुप या कम्युनिटी से कोई कांटेक्ट नहीं है। दे आर सेड टू बी एन ऑफशूट ऑफ ओंग एंड जरावा ट्राइब्स। और ऐसा कहा जाता है, दे आर सेड टू बी, ऐसा कहा जाता है कि ये जो सेंटिनेल जो लोग जो हैं ये ओंग और जरावा ट्राइब से ही बिलोंग करते हैं। द सेंटिनेलीज है ना, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या, सेंटिनेलीज, यानी सेंटिनेली लोग आर वेरी हॉस्टाइल, बहुत ही ज़्यादा ये क्या होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, अपने जगह पर रहते हैं और शत्रुता भी रखते हैं, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं बाहरी लोगों से। हॉस्टाइल होते हैं और बाहरी लोगों से ये शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। एंड नेवर लीव देयर आइसलैंड, और किसी भी शर्त पर अपनी जगह को, अपने आइसलैंड को छोड़ने को तैयार नहीं है। दस मोस्ट पार्ट ऑफ देयर कल्चर रिमेन्स हिडन इन मिस्ट्री, इसलिए अधिकांश क्षेत्र जो इनका है और इनकी कल्चर है वह आज भी हिडन है, छुपी हुई है, और एक छुपी हुई मिस्ट्री है ना, एक छुपी हुई क्या है, मिस्ट्री है, जिसको आज भी हम लोग पूरी तरह से हल नहीं कर पाए हैं। ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे। गुड बाय।